बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 घीसा। तो घीसा क्या है? एक कहानी है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत पाठ में पढ़ाई के प्रति समर्पित बालक के संघर्ष और गुरु शिक्षा परंपरा को अभिनव ढंग से दिखाया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। वर्तमान की कौन सी अज्ञान प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कक्षा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है, यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी नहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है। आकर्षण रहा है यानी मैं उसके प्रति आकर्षित होती रहती हूँ, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। दूर पास बसे घरों से बेल बूटेदार कपड़े पहने, नगदार चूड़ियों और गिलट के कड़े युक्त हाथों में घड़े भरकर लाती औरतें अपनी मुस्कान से हमारे अंदर पर सेतु बना देती। दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नजर बचाकर मुझे देखते। कह नहीं सकती कि कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया और बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। तो क्या था, यहाँ पर ये विद्यार्थी देख रहे हैं आप और ये शिक्षिका है। तो इनके मन में विचार आया कि ये इन जो गांव में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं बच्चे, इधर उधर घूम रहे हैं, कि वो चाहती थी कि इनको शिक्षित किया जाए, ठीक है, इनको पढ़ाया जाए। तो कैसे पता नहीं क्यों इनके मन में ये विचार आया कि मुझे इन बच्चों को शिक्षा देनी है, इनको पढ़ाना है। तो आप भी बच्चों, अगर आपको कभी कोई बच्चे ऐसे दिखाई दे जिनको आप शिक्षा दे सकते हो, जिनको आप ज्ञान बांट सकते हो, तो आप जरूर बांटिएगा। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने नगर और ग्राम सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ बड़े भाई के कुर्ते पहने खेत में डराने के लिए लगे नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियां बड़े पेट वाले दुबले रूखे थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही है। तो क्या था, घीसा एक अलग ही था और आज भी सब में वो उनको अलग ही दिखाई देता था। वह गोधुली मुझे अब तक नहीं भूली। मेरे पांव नाव की ओर बढ़ रहे थे, पर अंधकार में आती एक स्त्री को देखकर ठिठक गए। सांवला रंग, लंबा मुख, बिना किनारे की गाढ़ी धोती से स्वयं को ढके अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। कुछ शब्दों और कुछ संकेतों से मैं यह समझ सकी कि उसका पति नहीं है। वह जब दूसरे के घर का काम करती है तो लड़का उसे ऐसे ही घूमता है। मैं इसे भी बच्चे के साथ बैठने दूं। दूसरे रविवार को मैंने उसे सबसे पीछे दुबक कर बैठे देखा। पक्का रंग, मलिन मुख, दो पीली बड़ी आंखें और कसकर बंद किए पटले होंठ। वह निरंतर मुझे देख रहा था, मानो मेरी सारी विद्या सीख लेना चाहता है। तो वो पीछे ऐसे दुबक कर सहमा हुआ बैठा था कि ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे देखकर वो इस तरह से मुझे वो करना चाहता है, मेरी बातों को सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि मेरे से मेरी सारी विद्या ले लेना चाहता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि घीसा पिता के मरने के बाद पैदा हुआ था। उसका पिता हैजे से चल बसा था। गांव वालों ने मेरा मन फेरने के लिए अनेक बात बताई, पर घीसा इससे मेरे और निकट आ गया। पढ़ने समझने, याद करने, किताब को साफ रखने में उसके समान कोई चतुर न था। कभी कभी उसे उसकी माँ से मांग लेने का मन करता था। तो वो इतना अच्छा था कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी कि उनका शिक्षिका का मन करता था कि वो कभी कभी उसको उसकी माँ से मांग ले। शनिवार के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीतल की छाया को गोबर से लीप आता। रविवार को माँ के मजदूरी पर आते ही फटे कपड़े में रोटी नमक दबाकर गंगा तट पर आ बैठता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दूर से दिखाई पड़ती, वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान बढ़ता हुआ जोर से कहता, गुरु साहब, और पेड़ के नीचे पहुंच जाता। पेड़ की नीचे डाल पर रखी मेरी शीतल पाटी छाड़ पहुंचकर बिछाई जाती। सूखी शाही की दवात और टूटे निब वाली कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान पर रख दी जाती और कुछ विद्यार्थी मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। तो घीसा क्या करता था कि उनके आने से पहले ही वहाँ का सारा अरेंजमेंट बिल्कुल साफ सुथरा कर देता था, एकदम सफाई कर देता था और वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एकत्रित कर लेता था। जैसे ही उसे दूर से पता चल जाता था कि गुरु साहब आने वाली हैं, तो वो इससे पहले ही ये सब प्रबंध कर लेता था।
महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने कपड़ों का प्रबंध किए बिना बच्चों को सफाई का महत्व बताया था। दूसरे रविवार को कुछ बच्चे गंगा जी में मुंह इस तरह धोकर आए थे कि मैल रेखाओं में बट गया था। कुछ मैले फटे कुर्ते घर पर रखकर अस्थि पंजर रूप में ही आ गए थे, पर घीसा गायब था। क्या था कि कुछ बच्चे क्या है गंगा जी में ऐसे मुंह धो कर आए थे कि मैल जो था उसकी सलवटें उनके उस पर बन गई थी, लेकिन उस दिन घीसा नहीं आया था। तो घीसा क्यों नहीं आया था बताएंगे आप? लड़के कानाफूसी करने लगे। पूछने पर पता चला कि घीसा की माँ को रात की मजदूरी के पैसे मिले हैं। सुबह वह काम छोड़कर साबुन लेने गई है और घीसा अभी कपड़े धो रहा है। घीसा नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे, आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। तब आंखें ही नहीं मेरी रोम रोम गीला हो गया। तो उसने अपनी शिक्षिका की इतनी बात मानी कि उसने क्या करा, अपने कपड़े धोए, साफ सुथरा बनकर आधे गीले सूखे कपड़ों में ही वहां पर उनके सामने प्रस्तुत हो गया। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले आई। छीना झपटी के कारण किसी को 5-6 से ज्यादा न मिली। घीसा वहां से खिसक गया। पता चला कि 2 माँ के लिए छप्पर में छिपा आया। एक उसने अपने पाले हुए कुत्ते को दी और 2 खुद खा ली। और चाहिए के उत्तर में बोला, कुत्ते को कम मिली है, गुरुजी चाहें तो उसे दे दे। होली के बाद उसे ज्वर हो गया। रविवार की सांझ में बच्चों को विदा दे उसे देखने चली कि वह गिरते पड़ते वहीं आता दिखा। घीसा मुझे रोकने की जिद करने लगा। उसे टूटी खाट पर लेटाकर मैं लौटी। ठीक है, तो उसको बुखार हो गया था। क्या था, उसको उसी टूटी फूटी खाट पर उसको देखने के लिए गई वो शिक्षिका और उसको उसी टूटी फूटी खाट पर लेटाकर वो वहां से आ गई। इससे कुछ दिन उपरांत वह अच्छा हो गया। मैंने उस दिन तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया था, परंतु पता चला घीसा आंखों को मलता, पुस्तक से धूल झाड़ता सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी शिक्षिका का इंतजार कर रहा था कि आज वो आएंगी, आज हमें पढ़ाएंगी। उसके मन में शिक्षा पाने की, ज्ञान पाने की बहुत ही इच्छावृत्ति थी। मेरे जाने की खबर से बच्चे उदास थे। वे जानते थे कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कब लौटूंगी कुछ पता नहीं। 1-2 दिए जल उठे थे। घीसा को गुरु साहब को विदा करना था। वह बड़ा सा तरबूज लिए वहां आया। घीसा के पास पैसा ना था, नहीं खेत थे। तब क्या इसे चुरा कर लाया था? जब उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो वो तरबूज कहाँ से लाया था? क्या वो चुरा कर लाया था? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना परमात्मा से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माई को लौटने में देर हो गई। उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। खेत वालों ने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। इससे वह कुर्ता दे आया। तरबूज सफेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। तो उसने क्या किया, अपना कुर्ता खेत वाले को दे आया और उसके बदले में तरबूज ले आया। अब उसे वहां पर कटवाना भी पड़ा, क्योंकि क्या पता तरबूज सफेद है या लाल है, मीठा है कि नहीं है। तो उसने कटवाया और उंगली से थोड़ा सा निकाल कर खा कर भी देखा कि तरबूज मीठा है कि नहीं है। गुरु साहब ने लेंगे तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पाठ दोहराता रहेगा ताकि छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सके। तो वो क्या करता था, वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे क्या करता था, अभ्यास करता रहता था। बातें सुनकर उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भाव विभोर हो चली। उस तट पर किसी शिष्य से कभी ऐसी गुरु दक्षिणा ना मिली होगी। मुझे उस गुरु दक्षिणा के सामने संसार के सारे सुख फीके जान पड़े। तो ये कहानी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वो शिष्य कितना, घीसा जो था वो कितना महान था। उसने अपनी शिक्षिका के प्रति कितना प्रेम था। उसका गुरु दक्षिणा में वो तरबूज भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। तो आप भी अपने गुरुओं के लिए जो भी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, अपनी भावना, जितनी आपकी भावना है उतना अच्छे से अच्छे कीजिए। यहाँ पर एक गुरु शिष्य के प्रति प्रेम और भावना को हमने देखा है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये बात।